हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन को डिटेल में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, काउजेस एंड टाइप्स को। चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लो। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के पहले क्या था ना कि जो भी बिजनेस में प्रोडक्शंस वगैरह किए जाते थे वो कैसे किए जाते थे, स्मॉल स्केल में किए जाते थे, यानी कम मात्रा में किए जाते थे। और एक इंडस्ट्री में नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी काफी कम थे। जैसे अगर आप टेलीकॉम का बात करो तो टेलीकॉम में भी कम, लेदर में भी कम। तो एक जो इंडस्ट्री था ना, इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क ऑपरेट होती थी वो भी काफी कम होती थी। तो जैसे जैसे चेंज आते गया, फिर क्या हुआ ना कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद यही चीज जो पहले स्मॉल स्केल में प्रोडक्शंस होते थे, अब वो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने शुरू हो गए। बहुत सारे नए फर्म मार्केट में आए, प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया इसकी वजह से। साथ ही साथ जो स्कैरसिटी का सिचुएशन था वो सरप्लस में कन्वर्ट होता चला गया। बहुत से नए फर्म मार्केट में नए आए जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ने लगा। बहुत सारे कंपटीशन की वजह से अनहेल्दी तरीके का कंपटीशन बढ़ना शुरू हुआ, वेस्टफुल कंपटीशन बढ़ना शुरू हुआ। मतलब ऐसा होने लगा ना कि किसी को कंपटीशन देते देते आप लॉस में चले जाओ, आप प्राइस को घटाते जाओ कि मेरे तरफ कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ज्यादा कंपटीशन फेस करने लगेंगे, प्राइस घटाते रहेंगे तो आपको खुद को लॉस होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप राइवल को मतलब मार्केट से निकालने के चक्कर में, चीपर प्राइस पहुंचाने के चक्कर में कस्टमर को आप क्या कर लोगे, लॉस में आ जाओगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि भाई ये तो बहुत बेवकूफी वाली बात है। तब उनको पता चला कि कोऑपरेशन का महत्व क्या होता है। कोऑपरेशन का मतलब अगर हम लोग आपस में मिल बांट करके काम करें तो हमें लॉस भी नहीं होगा, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में भी मदद मिलेगा। तो दैट टाइम सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया कोऑपरेशन के इम्पोर्टेंस को। अब क्या हुआ, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे, खास करके जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज थी, वो एक साथ एसोसिएट होकर के काम करने लगी, यानी कि कंबाइंड होनी शुरू हो गई एक साथ। अब सपोज करो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके पास रिसोर्सेज भी तो लिमिटेड होंगे। तो क्या वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को चैलेंज दे सकता है, कंपटीशन दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन उसी तरीके के छोटे छोटे फर्म्स, 3-4 फर्म्स आपस में अगर मिल जाएं तो क्या होगा, वो एक बड़ा जायंट फर्म बन के निकल करके आएगा जो कि एक बड़े बिजनेस हाउस को भी कंपटीशन दे सकता है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई अकेले अकेले लड़ने से और लॉस बियर करने से बेहतर है कि हम लोग एक साथ एसोसिएट हो जाएं और कंबाइंड हो जाएं। ठीक है, अब देखिए इसकी मीनिंग क्या है। बिजनेस कॉम्बिनेशन इंप्लाइज द कमिंग टुगेदर ऑफ फर्म अंडर कॉमन कंट्रोल। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब एक साथ बहुत सारे फर्म का कॉम्बिनेशन, यानी एक साथ आना बहुत सारे फर्म का, और सारे फर्म्स का जो कंट्रोल होगा वो कॉमन होगा। ऐसा नहीं है कि 2 फर्म एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं तो दोनों अपना अपना मैनेजमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है। एक कॉमन मैनेजमेंट होगा, एक कॉमन कंट्रोल होगा, एक फर्म की तरह मिलकर के काम करना, एक या एक से अधिक फर्म का एक साथ मिलकर के एक कंट्रोल के अंदर में काम करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। और ये क्यों करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन? तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? पूल देयर प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनेंस एंड प्रॉफिट्स। क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो भी बाकी जितने भी फर्म हैं उनके प्रोडक्शन को, उनके मार्केटिंग को, उनके फिनेंस को, उनके प्रॉफिट्स को हम एक जगह पूल कर सके। जितने भी रिसोर्सेज, जैसे 2 फर्म अगर कंबाइंड होती हैं तो एक फर्म के पास जो रिसोर्सेज होंगे वो रहेगा और दूसरे फर्म का भी रिसोर्स उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सारे रिसोर्स एक जगह पुल में आ जाएंगे और आप उनको बेटर यूटिलाइज कर सकते हो और मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हो। आपके रिसोर्सेज में इजाफा हो रहा है।
Combinations are formed both nationally as well as global level for any of the following reason. Combination किसी भी बेसिस पे हो सकता है, आप नेशनली यानी नेशनल कंपनीज के साथ भी कर सकते हो, इंटरनेशनल बेसिस पे भी कर सकते हो, किसी तरीके से कर सकते हो। अब ये कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं, क्या रीजन है? पहला कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हो उसके प्राइस को फिक्स करने के लिए। दूसरा, आउटपुट को रेगुलेट करने के लिए, आप जो आउटपुट जनरेट कर रहे हो या जो आपके कॉम्पिटिटर्स आउटपुट जनरेट कर रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, बैलेंस्ड करने के लिए, कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए। अब छोटे छोटे 10, 20, 50 बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होने से बेहतर है कि 3-4 कॉम्पिटिटर रहें। अब जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले बहुत छोटे छोटे डोकोमो हुआ करता था, एस्टेल हुआ करता था, बहुत सारी कंपनीज हुआ करती थी। अब क्या हो गया, मर्ज कर गए सारे के सारे कंपनीज। तो मर्ज करने के बाद अब बड़े बड़े जायंट्स हैं जैसे वी, एयरटेल, जियो। तो क्या हो गया, टेलीनॉर था, टेलीनॉर एयरटेल में कंबाइंड हो गया, तो एक बड़ा जायंट बन करके आ गया। अब वो जियो को compete कर रहा, अकेले एयरटेल compete नहीं कर पा रहा था। तो कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए छोटे छोटे फर्म आपस में लड़े, इससे बेहतर है कि सारे लोग कंबाइंड होकर के बड़े फर्म के तौर पे आए और आपस में कॉम्पिटिट करें। ज्यादा कंपटीशन, फालतू अनहेल्दी कंपटीशन ना हो। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एंट्री बैरियर टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स। अब भाई आप 4-5 बड़े बड़े जाइंट्स कंपनी रहेंगी तो कोई नया कॉम्पिटिटर आने में 10 बार सोचेगा कि भाई इसमें जाए या नहीं जाए, मेरा दाल गलेगा या नहीं गलेगा। अब जैसे अभी मार्केट में टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग हैं। एयरटेल बड़ा एक टेलीकॉम जायंट है, इधर जियो बैठा हुआ है, उधर वी बैठा हुआ है यानी बिरला, और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज बैठी हुई है। तो बताओ इसमें कोई नया कॉम्पिटिटर घुसने से पहले 10 बार सोचेगा ना। नेक्स्ट है टू एस्टैब्लिश मोनोपोली। अब यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, आप कंबाइंड हो जाओगे। अब मार्केट में एक किसी इंडस्ट्री में 4 या 5 ऑर्गेनाइजेशन ही रहेंगी, तो कस्टमर के पास क्या उपाय है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वही 4 में से किन्हीं को चुनना है। तो कहीं ना कहीं मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाती है। और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्वाइंट एफर्ट देखने को मिलता है, तो ये काफी अच्छा होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज होते हैं एक दूसरे के, सबको मिला जुला करके उनका यूटिलाइजेशन करने के लिए हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सस्टेन्ड प्रॉफिटेबल ग्रोथ ऑफ द कंबाइनिंग एंटरप्राइज। मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस को कंबाइन करने का कि सस्टेन्ड प्रॉफिटेबल ग्रोथ हो हमारे बिजनेस का, चाहे जो कंबाइंड हो रहा है उसका और जिसके अंदर कॉम्बिनेशन हो रहा है उसका, दोनों का ही प्रॉफिटेबल कॉल होना चाहिए। दिस बेसिक ऑब्जेक्टिव इज रियलाइज्ड बाय अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिड्यूसिंग कंपटीशन, प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ न्यू फर्म एंड कंट्रोलिंग द मार्केट। अब देखिए ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो हमने देख लिया कि सस्टेन्ड ग्रोथ एंड प्रॉफिट के लिए हम कॉम्बिनेशन करते हैं। भाई ग्रोथ होना चाहिए हमारे बिजनेस का, हमें ज्यादा प्रॉफिट हो। अगर छोटे फर्म रहेंगे प्रॉफिट भी कम होगा, ज्यादा जाइंट बनेंगे प्रॉफिट ज्यादा होगा। फिर कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए हम बिजनेस को कंबाइन करते हैं। जितना कम लोग रहेंगे मार्केट में उतना कम कंपटीशन रहेगा। 20 लोग रहेंगे तो ज्यादा कंपटीशन देखना पड़ेगा, ज्यादा कॉम्पिटिटर लोग होंगे, सब पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो रिड्यूस करने के लिए प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ न्यू फर्म बाय क्रिएटिंग एंट्री बैरियर्स। एंट्री बैरियर को क्रिएट किया जाता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग ना आ पाए मार्केट में। हम लोग रहेंगे, बड़े बड़े लोग रहेंगे तो नए छोटे छोटे बिजनेस इसमें घुसने से बचेंगे। मोनोपोली स्टेटस पाने के लिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे आप रीजन में भी सेम बताई, ऑब्जेक्टिव में भी सेम बताई, फिर अंतर क्या है। तो देखो आप लोगों का साइकोलॉजी का थोड़ा सा अंतर है। आप लोगों के एग्जाम में जब आ जाता है ना रीजन लिख दो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो अगर आपके एग्जाम में रीजन आए तो आप रीजन में भी यही चीज लिखना, ऑब्जेक्टिव में भी यही चीज लिखना। और ऑब्जेक्टिव में मैं ज्यादा बता रही हूँ, रीजन ये होता है क्यों आप बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हो, क्या सोच के करते हो, तो ये सोच के करते हो। और क्या क्या चीजें उपलब्धियां होती है, क्या चीज पा सकते हो आप बिजनेस कॉम्बिनेशन करके, वो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में देख रहे हैं, जो कि कुछ ना कुछ पॉइंट हैं जो सिमिलर होंगी रीजन से। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, जो आए वो लिखिएगा। अब नेक्स्ट है
अंडरटेकिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप यहां से क्या कर सकते हो, अगर बिजनेस को कंबाइंड कर लोगे तो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर सकते हो। पहले स्मॉल स्केल में करते थे, अब लार्ज स्केल में कर सकते हो। अब इन्वेस्टिंग इन कॉमन फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले दो फर्म थी, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग फैसिलिटी में अपने इन्वेस्टमेंट करती थी। अब क्या होगा, कंबाइंडली फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करोगे। एक ही बिल्डिंग लोगे, दोनों उसमें काम कर सकते हो, दोनों का अलग अलग खर्चा बच जाएगा। कट थ्रोट कंपटीशन को अवॉइड करना, है ना, और उस पे जीत बनाए रखना। मींस कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब क्या, बहुत सारे छोटे फर्म है, सारे मिलजुल करके लग रहा है कि सारे को एक दूसरे को compete करना है, 22 में 20 में नंबर 1 बनना है, ऐसा करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, कम लोग होंगे लेकिन हेल्दी कंपटीशन बनाना है। ऐसा नहीं करना कि अनहेल्दी कंपटीशन बना लेना है, कॉम्पीट करते करते अपना ही लॉस कर लेना है, ऐसा लॉस को अवॉइड करना है। तो कट थ्रोट कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए भी हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं। अब क्या करना, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या बिजनेस की स्टेबिलिटी तब अचीव होगी जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज होंगे और ज्यादा से ज्यादा आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो वो कैसे बढ़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी या मार्केट शेयर, वो तब बढ़ेगा जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा कैपिटल होगा, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, ज्यादा से ज्यादा मैन पावर होगा और साथ ही साथ आपका बिजनेस पे अच्छा पकड़ होगा। मींस आपका मार्केट काफी अच्छा होगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट। अब भाई आप छोटे फर्म हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा अगर रिसर्च पे ही लगा दोगे तो ऑपरेशन कैसे करोगे। आप ज्यादा कंबाइंड हो जाओगे, ज्यादा रिसोर्सेज होंगे तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे सकते हो। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे तो नए प्रोडक्ट और इनोवेटिव प्रोडक्ट पे ध्यान दोगे। ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पे काम करोगे तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट बनाओगे और नए प्रोडक्ट उतारोगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। मार्केट में वैसे प्रोडक्ट कोई नहीं बेच रहा होगा तो आप मार्केट में ऊपर पहुंच जाओगे। पूलिंग ऑफ मटेरियल एंड मैन पावर टू एंश्योर एफिशिएंसी इन ऑपरेशन। मटेरियल और मैन पावर को पूल करना ताकि आपके वर्क की एफिशिएंसी और आपके बिजनेस का ऑपरेशन काफी इंक्रीज हो जाए। शेयरिंग नॉलेज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के बेनिफिट के लिए अपने बेस्ट नॉलेज को शेयर करना। अगर दो कंपनी है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं एयरटेल और वो जियो टेलीनॉर का, है ना, तो अब दोनों के पास कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी स्पेशलिटी है जो दोनों मार्केट में पहुंच रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, आपसी बेनिफिट के लिए अपने दोनों नॉलेज को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि कंबाइंड हो चुके हैं। तो अब एयरटेल का जो स्ट्रैटेजी है वो टेलीनॉर का भी स्ट्रैटेजी है, जो टेलीनॉर का स्ट्रैटेजी है वो एयरटेल का भी स्ट्रैटेजी है। तो कहीं ना कहीं शेयरिंग ऑफ नॉलेज हो रहा है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन प्राइस, मार्केट में अगर कॉम्पिटिटर्स कम होंगे तो मार्केट का जो प्राइस होता है प्रोडक्ट या सर्विस का वो काफी स्टेबल होता है। आपको कॉम्पीट सिर्फ 4 या 5 फर्म से करना है तो कहीं ना कहीं प्राइस की स्टेबिलिटी रहती है। बहुत ज्यादा फर्म होंगे तो सभी लोग अपने आपस में कॉम्पीट करने के लिए लगे रहेंगे। टू विथस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल यानी कि आप मार्केट में स्टेबल रहोगे, ज्यादा दिन तक रहोगे, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ठीक रहेगा तो आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी रहेगी, जिससे आपका बिजनेस साइकिल काफी इफेक्टिव होगा। अब देखिए काउजेस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्या काउज है, क्यों बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं। अभी आपको सब कुछ सेम ही लगने वाला, और सही बात मानो तो सब कुछ सेम ही होता है। कारण क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजन क्या है, सब तो सेम ही है ना, तो वैसा ही लगने वाला है। अब देखो वेस्टफुल कंपटीशन, कंपटीशन जो है ना वो उस जो हेल्दी कंपटीशन को नहीं एलिमिनेट करना, अनहेल्दी और वेस्टफुल कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं। बिजनेस के ग्रोथ के लिए हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं। मींस की लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इन द इंडस्ट्री। मींस हम कंबाइंड क्यों करते हैं कि हम जिस इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को कर रहे हैं उसमें हम लीड करें, अनहेल्दी कंपटीशन को दूर हटाते हुए हम लीड करें अपने मार्केट में। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन,
Organization of production on a large scale bring a large number of well-known advantage in its wake like technical economies, managerial economies, financial economies, marketing economies and economic greater resistance to risk and fluctuation in the economic activity. आप क्या करते हो, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग आप काफी इकोनॉमिक हो जाते हो। जैसे आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, टेक्निकल फायदे होते हैं, मैनेजेरियल फायदे होते हैं, फाइनेंशियल फायदे होते हैं, मार्केटिंग के फायदे होते हैं। छोटे छोटे फर्म है तो आपको कोई भी चीज महंगा पड़ जाता है, लेकिन अगर आप बड़े फर्म है, मास लेवल पे और बल्क लेवल पे काम को करते हैं तो काफी इकोनॉमिकल होता है आपके लिए हर काम करना। अब डिजायर फॉर मोनोपोली पावर, हर किसी को चाहिए कि भाई मेरे ही प्रोडक्ट मार्केट में बिके, किसी और का ना बिके। तो कहीं ना कहीं एक डिजायर होता है हर बिजनेस का कि मेरी मोनोपोली चले। जैसे मैगी की चलती है ना, कोई भी नूडल्स खा के लोग कहता है, बच्चा लोग कहता है मैगी खा रहे हैं। तो हर बिजनेसमैन का ये डिजायर होता है कि हम अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट पे हमारा कंट्रोल होगा लार्जर, क्योंकि अगर हमारे बिजनेस का सबसे ज्यादा शेयर होगा मार्केट में तो प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। दैट मीन्स कि अगर मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और हमारा नाम भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल। द अल्टरनेटिव पीरियड ऑफ बूम एंड डिप्रेशन लीड टू बिजनेस कॉम्बिनेशन। बूम पीरियड मीन्स प्रॉस्पेरिटी period leading to an unusual growth of firm to reach harvest of the profit results in intense competition and become a ground for forming combination। अब साइकिल क्या होता है, आपने सुना है वो नाम, कभी कैश काउ होता है, फिर डॉग होता है, फिर इस तरीके से क्वेश्चन मार्क होता है, आपने सुना है अगर वो स्ट्रैटेजी में पढ़ते हैं। तो हर एक बिजनेस का एक पीरियड होता है जब वो बूम पे होता है। बूम का मतलब कि वो बहुत ग्रोथ करता है, मार्केट शेयर काफी बढ़ जाता है, मार्केट शेयर बढ़ने की वजह से काफी प्रॉफिट कमाता है और कंपटीशन में नंबर 1 पे होता है। एक बूम पीरियड होता है। एक डिप्रेशन पीरियड होता है। डिप्रेशन पीरियड मतलब कि क्राइसिस का पीरियड। आप कोई भी चीज करते हैं तो आप डाउनवर्ड चले जाते हैं। तो वो जो बिजनेस का साइकिल होता है ना, इससे बचने के लिए हम जो डिप्रेशन पीरियड है बिजनेस साइकिल में, उससे बचने के लिए हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं। यानी कि अगर शुरुआत में तो हम बहुत बूम पे चले गए कॉम्पिटिटर के ऊपर, लेकिन उस चीज को हम मेंटेन कर सकें, इसलिए हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनीज। The corporate form of business organization is a facilitating force leading to emergence of business combination. In joint stock company, control and management of various corporate enterprise can be concentrated in a small group of powerful person through acquiring controlling amount of shares different company। अब देखो क्या हो जाता है, काफी स्मॉल ग्रुप के पास, काफी कम लोगों के पास, जो पावरफुल लोग होते हैं उनके पास सारा कंट्रोलिंग पावर आ जाता है, जिसको कि एलिमिनेट कौन करता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा अपर मैनेजमेंट के लोग आएंगे तो ये जो पावर होगा वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ्स। Tariffs have been referred to the mother of all trust. A trust is a form of business combination. Tariff do not directly result in combination. They prepare the necessary ground for it. In fact, imposition of tariffs restrict foreign competition, but increase competition among domestic producer. Home producer resort to combination to protect their survival. अब जो foreign competitors है ना, उनको रोकने के लिए अभी हम बिजनेस कंपटीशन का कॉम्बिनेशन करते हैं, ताकि हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो हैं उनसे compete करें, ना कि कोई फॉरेन मार्केट वाले लोग भी आ जाएं, है ना। कल्ट ऑफ द कोलोसल। In the present day world, business units of bigger size are more respected than unit of smaller size. Those who believe in the philosophy of power and ambition compel small unit of to combine and are instrumental in forming powerful business combination in a craze for becoming bigness। अब देखिए, एक क्रेज होता है, एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग की, भाई अगर हम बड़े बिजनेस हाउस हैं तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना। अब देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी है, उनको कितनी इज्जत मिलती है। वो एक इंसान है, तो वो अगर किसी पार्टी में आ जाए तो उनको जो रिस्पेक्ट मिलेगा, क्या कोई छोटे बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट मिलेगा?
तो ये भी एक फीलिंग आती है कि आज के डेट में उसी बिजनेसमैन को ज्यादा इज्जत है जिनके पास बड़ा बिजनेस है, बिगर साइज का बिजनेस है। तो रिस्पेक्ट के लिए भी आप मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं कि हम भी एक बड़े बिजनेस हाउस के ओनर बन सके। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, द स्कैरसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टैलेंट हैज ऑल्सो इंडल्ज्ड द formation of combination in the business world. Many a time, therefore, combination are formed due to the ambition of individual who are gifted with organizing ability. The number of business units is for larger than the skilled business magnates, and many units have to combine to take advantage of the organizing ability of this business brain. कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास बाय बर्थ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होती है, तो उनको अपने पास कंबाइंड करने के लिए भी हम बिजनेस यूनिट करते हैं। अब देखो, कोई बिजनेसमैन जो है ना, वो पैसा लगा करके बिजनेसमैन बन गया है, लेकिन उसका बिजनेस अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा। लेकिन एक बिजनेसमैन है जो बाय बर्थ बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है, उसके अंदर वो सारी एबिलिटी, सारी चीजें हैं, क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे बिजनेसमैन में होनी चाहिए। तो अगर वो जिसके पास पैसा है और एबिलिटी नहीं है, और दूसरा जिसके पास ब्रेन है लेकिन फिलहाल रिसोर्सेज नहीं है, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो कितना अच्छा बूम हो जाएगा ना मार्केट में। इसके लिए भी हम करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब देखिए, अब हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टोटल 3 टाइप के बिजनेस कॉम्बिनेशन होते हैं। फर्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस जो कि एंगेज है प्रोडक्शन ऑफ द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट और एंगेज्ड इन द सेम ट्रेड के अंदर, यानी सेम टाइप के बिजनेस का कॉम्बिनेशन। अगर सीमेंट कंपनी है तो उसका सीमेंट कंपनी के साथ ही कॉम्बिनेशन, जैसे टेलीनॉर और एयरटेल का कॉम्बिनेशन हो गया, तो वो कैसा कॉम्बिनेशन है? वो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन है। एक टेलीनॉर का एक टेलीकॉम इंडस्ट्री था, दूसरा भी टेलीकॉम इंडस्ट्री था, तो दोनों सेम इंडस्ट्री के लोगों का, अलग अलग कंपनी जो सेम इंडस्ट्री में डील कर रही है, उनका अगर कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं सीमेंट कंपनी का, अगर एक साथ मिल जाए, जैसे एक्विजिशन हुआ था गुजरात अंबुजा सीमेंट का लफार्ज में, है ना, तो लफार्ज और गुजरात अंबुजा का एक्विजिशन हुआ था। अगर स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है वो नेट स्टील को के साथ एक्वायर की हुई थी, ज्वाइन हुई थी एक साथ, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसको हम पैरेलल और यूनिट और ट्रेड कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। सीमेंट बनाने की कंपनी दूसरे सीमेंट बनाने की कंपनी के साथ मिल जाए, स्टील बनाने की कंपनी दूसरे स्टील बनाने की कंपनी के साथ मिल जाए, दैट इज हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म विच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ वन बीइंग द रॉ मटेरियल ऑफ अनदर, जैसे दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक का जो फिनिश गुड्स है वो दूसरे का प्रोडक्ट ऑफ बीइंग रॉ मटेरियल ऑफ अदर। अब सपोज करो एक आयरन ओर बनाने की कंपनी है, आयरन ओर से ही आयरन बनता है, एक आयरन ओर बनाने की कंपनी है, तो आयरन ओर उस कंपनी का क्या है? फिनिश गुड्स है, वो आयरन ओर ही बेचती है, दैट मीन्स कि उसका वो फिनिश प्रोडक्ट है। और टाटा स्टील अगर है या फिर कोई भी स्टील बनाने की कंपनी है या आयरन बनाने की कंपनी है, तो आयरन और उसका क्या है? रॉ मटेरियल है। तो अगर इस दोनों कंपनी का कॉम्बिनेशन हो जाए, एक आयरन ओर बनाने की कंपनी है और एक आयरन बनाने की कंपनी है, तो आयरन और आयरन बनाने के लिए क्या हो जाता है? रॉ मटेरियल हो जाता है। तो इस तरीके के दो कंपनी का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए, दैट इज नोन एज वर्टिकल कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्पिनिंग मिल है ना, वो कंबाइंड हो जाए विथ अ रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर। अब सपोज करो रेडीमेड है कंपनी है जो रेडीमेड कपड़े बनाती है, तो रेडीमेड कपड़े जो कपड़े बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? किससे बनाए जाते हैं? कॉटन से ही, कोई मिल में स्पिनिंग मिल के धागे से ही बनाया जाता है ना रेडीमेड गारमेंट। तो अगर कोई स्पिनिंग मिल क्या प्रोवाइड करता है रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर को? रॉ मटेरियल। और स्पिनिंग मिल का जो ये है धागा है वो क्या होता है? उसका फिनिश गुड्स होता है, लेकिन इसके फिनिश गुड से इसका सामान बनता है, मींस इसका वो रॉ मटेरियल है। तो
रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी और मेन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का अगर कॉम्बिनेशन हो गया, दैट इज वर्टिकल कॉम्बिनेशन। दूसरा एग्जांपल देखिए, आयरन और स्टील का कंपनी कॉम्बिनेशन विथ एन आयरन और माइनिंग कंपनी, यानी आयरन और आयरन बनाने के लिए रॉ मटेरियल है, एक ऐसी कंपनी है जो आयरन और को एक्सट्रैक्ट करती है, वो आ गई और उसका वो फिनिश गुड्स हो गया, और वो एक ऐसे कंपनी के साथ मर्ज कर जाए या कंबाइंड कर जाए जो कि खुद आयरन बनाती है, यानी उसके फिनिश गुड्स को अपने रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करती है। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वर्टिकल combination. These type of combination are formed in case of industries where raw material has to pass through various process before it is converted into a finished product such as cotton textile industries. ये ऐसे इंडस्ट्री में इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखा जाता है जहां पे मेन फिनिश गुड्स को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस से गुजर करके जो रॉ मटेरियल होता है वो फिनिश गुड्स बनता है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, फिर आपका आयरन इंडस्ट्री हो गया। तो इस तरीके के ही इंडस्ट्री में वर्टिकल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका लेटरल और एलाइड कॉम्बिनेशन। लेटरल और एलाइड कॉम्बिनेशन, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज फर्म विच मैन्युफैक्चर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट थ्रू दे आर एलाइड इन सम वे। अब अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कर रही है उनका कॉम्बिनेशन। अब इसके बहुत सारे टाइप होते हैं लेटरल के। पहला है कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। इन कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट विच सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू अ मेजर फर्म कंबाइन टुगेदर विद द मेजर फर्म। अब देखिए, कुछ सप्लाई करने की कंपनी है, रॉ मटेरियल सप्लायर जो है ना वो मेजर फर्म के साथ कंबाइंड हो जाए, दैट इज कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। इसका एग्जांपल देख लीजिए, प्रिंटिंग प्रेस अगर है, प्रिंटिंग प्रेस कंबाइंड हो जाए पेपर, जो उसको पेपर सप्लाई करता है, जो उसको इंक सप्लाई करता है, या फिर कार्डबोर्ड सप्लाई करता है, या मशीन सप्लाई करता है उसके साथ, यानी कि मेजर फर्म कौन है? प्रिंटिंग प्रेस। मेजर फर्म है प्रिंटिंग प्रेस, और इसके सप्लायर्स कौन है? पेपर सप्लाई करने वाले, इंक वाले, कार्डबोर्ड वाले, प्रिंटिंग वाले, मशीनरी वाले, ये लोग इसके सप्लायर वाले हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले हैं। और ये रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले लोग अगर मेजर फर्म के साथ कंबाइंड हो जाएं, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। अब दूसरा है डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। मींस दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेक प्लेस व्हेन अ मेजर फर्म, यहां पे क्या हो रहा था याद रखना, जो सप्लायर है ना वो मेजर फर्म के साथ कंबाइंड हो रहे हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले लोग मेजर फर्म के साथ कंबाइंड हो रहे हैं। एग्जांपल याद रखिएगा, यानी कि जो इंक पेपर ये सब सप्लाई करते हैं वो प्रिंटिंग प्रेस वाले के साथ कंबाइंड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्हेन अ मेजर फर्म सप्लाइज इट प्रोडक्ट टू अदर कंबाइनिंग फर्म, है ना, जो मेजर फर्म है वो किसी दूसरे कंपनी को अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर रही है एज रॉ मटेरियल। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, स्टील मिल है ना, और दूसरे स्टील मिल को कुछ प्रोडक्ट वो दे रही है। जैसे एक स्टील मिल है, तो आप स्टील बनाते हो, तो स्टील क्या ऐसे ही सिर्फ हवा में यूज करने के लिए नहीं ना बनता है, स्टील से बहुत सारे सामान बनते हैं, जैसे कुछ मशीनरी बनता है, ऑटोमोबाइल बनता है, नेल्स बनता है, वायर बनता है, ट्यूबिंग का काम होता है, लोकोमोशन का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो अब आप एक मेजर फर्म है, मेजर फर्म जो कुछ बना रहा है, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, स्टील को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है मींस वो मेजर फर्म। मेजर फर्म जो है वो कंबाइंड हो जाए किसके साथ? ऐसे फर्म के साथ जिनको कि वो अपने स्टील को सप्लाई दे रहा है, वो है मेजर फर्म, वो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो स्टील को मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन उसके स्टील से और दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं, वैसे फर्म के साथ वो कंबाइंड हो जाए, दैट इज डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है डायगोनल और सर्विस कॉम्बिनेशन। This type of combination takes place when a unit providing essential auxiliary goods services to an industry is combined with a unit operating in the main line of production. अब जैसे कि
सपोज करो मारुति सुजुकी है, मारुति सुजुकी कार आप खरीदते हो तो उसका बहुत सारा वर्कशॉप या सर्विस सेंटर होता है जो उसका खुद का होता है, आप देखते हो ना, या फिर किसी थर्ड पार्टी का भी होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो वो लोग कौन होते हैं? जो वर्कशॉप होते हैं, जो उनका सर्विस सेंटर होता है, वो क्या करते हैं? आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। मारुति सुजुकी ने सेल कर दिया, अब उससे रिलेटेड जो आफ्टर सेल सर्विस है कस्टमर को देना, वो फर्म निभा रहा है जो सर्विस सेंटर खोल के बैठा हुआ है। तो अब एक फर्म क्या करे, एक बिजनेस यूनिट क्या करे कि अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ कंबाइंड हो जाए, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, इफ एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज कंबाइंड विथ अ रिपेयर वर्कशॉप फॉर मेंटेनिंग टूल्स एंड मशीन्स इन गुड ऑर्डर, इट विल बी अफेक्टिंग डायगोनल कॉम्बिनेशन। अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ अगर कोई बिजनेस कंबाइंड हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल और सर्विस कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है सर्कुलर और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। When firm engaged in the manufacture of different type of product joined together, it is known as circular और mixed combination, है ना। अलग अलग तरीके के, एक चीनी बना रहा है, दूसरा आयरन बना रहा है और दोनों कंबाइंड हो जाए। एक कुछ भी पर्सनल केयर का सामान बना रहा है और एक सीमेंट बना रहा है, वो दोनों कंबाइंड हो जाए। अलग तरीके का बिजनेस दोनों कंबाइंड हो जाए, दैट इज सर्कुलर और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। जैसे कि शुगर मिल जो है वो कंबाइंड हो जाए स्टील वर्क वाले के साथ, सीमेंट फैक्ट्री के साथ, किसी भी तरीके से अलग अलग बिजनेस हाउसेज अगर कंबाइंड हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।